जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक और फिर से आपका स्वागत है। और आज हम समझने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में अंतर। मतलब कि तीनों बाजार जो हमने समझे हुए हैं, तीनों बाजार में क्या अंतर होता है, अंतर के आधार पर आज हम इसको समझने वाले हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है इसको भी हम समझ चुके हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है इसको भी पढ़ चुके हैं, और एकाधिकार बाजार। ये जो चैप्टर है लगभग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, केवल अंतर के आधार को छोड़कर। तो आइए आज तीनों में अंतर कर लेते हैं। उसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है उसमें भी 3 भाग हैं और तीनों में क्या अंतर है वो भी इसके बाद हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस प्रकार से ये टेबल बना ली है, तीनों बाजार लिख लिए हैं ताकि तीनों बाजार में हम समान रूप से अंतर कर सकें। और परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो हमें चाहे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूछ लिया जाए, या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में पूछ लिया जाए, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तथा एकाधिकार बाजार में पूछ लिया जाए, किसी में भी पूछा जाए तो हम उसका आंसर लिख सकें। इस प्रकार से मैंने टेबल को इसको संजोया है। चलिए, तो इस प्रकार से आप भी एक टेबल बना लीजिए और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो पहला जो कॉलम है इसमें मैंने लिखा हुआ है अंतर का आधार, कि किस आधार पर हम तीनों बाजारों में अंतर करेंगे। तो पहला है क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या, जो कि सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ा हमने तो उसके अंतर्गत हमने उदाहरण लिया था टमाटर का, कि टमाटर के कई सारे क्रेता और कई सारे विक्रेता होते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखें तो जो विक्रेता होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं, और बाजार की जो पूर्ति की मात्रा है बहुत छोटी मात्रा पर उसका अधिकार होता है, उसी को वह नियंत्रित कर सकते हैं। पूरी जो पूर्ति होती है बाजार की, ना ही वह उसको प्रभावित कर सकते हैं ना ही कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्रेता एवं विक्रेताओं की यदि हम संख्या देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की जो संख्या रहती है वह अधिक रहती है। ना ही कोई एक विक्रेता इसको प्रभावित कर सकता है और ना ही एक क्रेता इसको प्रभावित कर सकता है। इसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता में आए तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की जो संख्या है वह अपेक्षाकृत कैसी होती है, सीमित होती है या फिर अपेक्षाकृत कम होती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। संख्या तो अधिक होती है लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या होती है उससे कम होती है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की यदि हम उदाहरण की बात करें तो इसमें हमने साबुन का उदाहरण लिया था। जैसे कि नहाने की जो साबुन होती है उसमें कई सारे साबुन हैं, जैसे कि हमने उदाहरण लिया था डव का, लक्स का, लाइफ बॉय का। ये सभी क्या है, जैसे कई ब्रांड तो ऐसे हैं जो एक ही कंपनी निर्मित करती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लाइफ बॉय को भी बनाती है, डव को भी बनाती है, तो वो एक ही कंपनी के ब्रांड हैं। और लक्स के उपयोगकर्ता मतलब कि क्रेता, लाइफ ऑफ के उपयोगकर्ता मतलब कि क्रेता, सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। कुछ जो क्रेता हैं वह लाइफ बॉय को प्रयोग करते हैं, कुछ डव साबुन को प्रयोग करते हैं, और बाकी की जो संख्या है वह किसी ब्रिज साबुन को जैसे प्रयोग करती है, कुछ लक्स साबुन को प्रयोग करेंगे। इसके बाद संतूर साबुन है, कई सारे नहाने के ब्रांड हैं जो कि हमने अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समझे हुए हैं। तो वो क्रेताओं की जो संख्या है वह भी बटी हुई है और विक्रेताओं की संख्या है वह भी बटी हुई है। लेकिन यहाँ पर यदि हम टमाटर के बाजार में देखें तो टमाटर क्या होता है, एक रूप होता है, वो भी उसके हम समझेंगे आगे। तो उसके सभी जो उसका प्रयोग करते हैं और जो भी विक्रेता होते हैं वह टमाटर ही बेचते हैं, और वस्तु कैसी होती है, समरूप होती है। यहाँ पर वस्तु विभेद पाया जाता है। तो अभी सिर्फ हम किस पर बात कर रहे हैं, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या पर। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या अधिक होती है। इसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की जो संख्या होती है वह सीमित हो जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कम हो जाती है। और यदि अब हम संख्या एकाधिकार बाजार में देखें तो एकाधिकार बाजार में हमने उदाहरण लिया था पेट्रोल का। अब पेट्रोल को यदि हम देखें तो यहाँ पर जो क्रेता होते हैं, खरीदने वाले होते हैं या उपयोगकर्ता होते हैं, उनकी संख्या तो अधिक होती है। लेकिन विक्रेता में हमने क्या समझा था, इसका जो एक अधिकार है वो किसके पास है, सरकार के पास। मतलब कि विक्रेता एक ही व्यक्ति होता है। अब जैसे यदि हम इस पर भी हमने क्या बात की थी कि सरकार की कई सारी कंपनियां, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, कंपनियों में अलग अलग रूप से सरकार पूर्ति करती है।
तो वह उसने केवल अपनी सुविधा अनुसार उसको बांट रखा है, लेकिन उसका जो पूरा नियंत्रण है वह किसके पास है? सरकार के पास। तो विक्रेता तो एक होता है और क्रेता कई सारे होते हैं। तो हमें सिर्फ इतना लिख देना है कि एक विक्रेता एक अधिकार बाजार में पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई है हमारी क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या की। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही अधिक होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता सीमित हो जाते हैं, अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। और एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता रहता है। इतना भी हम लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। चलिए दूसरे आधार पर चलते हैं। अंतर का जो दूसरा आधार है वह है वस्तु की प्रकृति। अब वस्तु की प्रकृति या वस्तु का स्वरूप हम इसको लिख सकते हैं। चाहे आप वस्तु की प्रकृति लिख लीजिए, चाहे आप वस्तु का स्वरूप लिख लीजिए, तो भी गलत नहीं होगा। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जैसे हमने उदाहरण लिया था टमाटर का। अब टमाटर कैसा है? एक समरूप वस्तु है, समान है। आप दूसरे दुकानदार के पास जाएंगे तो भी उसका जो टमाटर है वो टमाटर ही होगा। रंग रूप में सभी तरीके से क्या होगा, जो उसका गुण है और उसका आकार है, आकार थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन रंग और रूप के आधार पर वस्तु कैसी होगी? समरूप होगी। समरूप मतलब कि समान होगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की प्रकृति कैसी रहती है? समान रहती है। उसके उत्पादक तो कई सारे रहते हैं और क्रेता भी कई सारे रहते हैं, लेकिन वस्तु एक ही रहती है। चाहे आप एक दुकान से खरीद लो, चाहे दो दुकान से खरीद लो, टमाटर टमाटर ही रहेगा, वह बदलेगा नहीं। इसके बाद यदि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम देखें, जैसे हमने साबुन का उदाहरण लिया था, यहाँ पर क्या पाया जाता है? रंग रूप और पैकिंग के आधार पर, गुण के आधार पर क्या रहता है? इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद मतलब कि वस्तु में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आप लक्स साबुन को देखेंगे तो उसकी पैकिंग अलग होगी, डफ साबुन को देखेंगे तो उसकी पैकिंग अलग होगी, अंदर से आप निकाल के देखेंगे तो उसका आकार भी अलग होगा, उसका जो खुशबू है या गुण है वो भी अलग होगा। कई सारी कंपनियां क्या करती हैं? अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए पैकिंग अच्छी करती हैं, उसका विज्ञापन अच्छा कराती हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है? वस्तु विभेद पाया जाता है, जहां पर वस्तु की भिन्नता है। अब वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही है मतलब लक्स भी नहाने का साबुन है, डब भी नहाने का साबुन है, संतूर भी नहाने का साबुन है, सभी नहाने के साबुन है, लेकिन उसकी पैकिंग आप देखोगे तो उसमें क्या पाई जाएगी? विभिन्नता पाई जाएगी। तो यही होता है वस्तु विभेद। अब एकाधिकार बाजार में वस्तु विभेद होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि वस्तु कैसी होती है? एक ही होती है। जैसे पेट्रोल का हमने उदाहरण लिया था, पेट्रोल एक ही वस्तु है, उसका विक्रेता भी एक ही है, तो उसमें विभेद नहीं पाया जाता। क्या रहता है? एक ही वस्तु रहती है। ये दो आधार पर हम तीनों में अंतर कर सकते हैं। इसी प्रकार अब देखिए हमने एक चीज और समझी हुई थी, मांग वक्र की स्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र किस प्रकार का होता है? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र किस प्रकार का होता है? और एकाधिकार बाजार में मांग वक्र किस प्रकार का होता है? तीनों पर हम चर्चा कर चुके हैं बड़े बोर्ड पर। आइए अब उसी को हमें यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या रहता है? बाजार कीमत पर ही जो क्रेता होते हैं वह खरीदते हैं और जो विक्रेता होते हैं वह बेचते हैं। तो बाजार में जो कीमत निर्धारित हो जाती है मांग के आधार पर, तो वहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस के समांतर बनता है। किस प्रकार का बनता है? एक्स अक्ष के समांतर। जो नीचे वाला होता है ये एक्स अक्ष होता है और जो खड़ा हुआ वो वाई अक्ष। अब यहाँ पर क्या रहती है? कीमत एक ही रहती है। आप बाजार में जाएंगे, टमाटर की कीमत पूछेंगे तो लगभग सभी दुकानों पर आपको जो टमाटर की कीमत है वह समान मिलेगी। हाँ, यदि टमाटर थोड़ा सा कम क्वालिटी उसकी ख़राब हो गई है या फिर ख़राब होने वाला है तो हो सकता है कि वह उत्पादक आपको कम कीमत पर दे दे, लेकिन बाज़ार में जो कीमत चल रही है उस कीमत से कम पर यदि कोई उत्पादक बेचता है तो वह लॉस करके बेचता है, क्योंकि उसकी वस्तु समान होने वाली है। अधिक देर तक ये टमाटर नहीं टिकता है, जल्दी से नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, इसलिए कम कीमत पर कोई बेच सकता है, तो वहाँ पर उसे लॉस होता है। लेकिन जिसके टमाटर सही हैं, वस्तु सही है, समरूप वस्तु है, गुण समान है, तो वह क्या करेगा? जो बाजार में कीमत चल रही है उसी कीमत पर बेचेगा। तो डिमांड जो रहेगी, कीमत जो रहेगी वह स्थिर रहेगी। अब चाहे डिमांड कम हो तो इस तरफ ग्राफ बन जाएगा क्यू का, और यदि डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है तो इस तरफ खिसक जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर AR मतलब कि एवरेज जो रेवेन्यू होगा और मार्जिनल जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कि औसत आगम और सीमांत आगम
दोनों बराबर रहेंगे और किसके बराबर रहेंगे, डिमांड के बराबर। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ग्राफ निकल के आएगा। तो ये ग्राफ हमें यहाँ से बना देना है टेबल में ही, तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र या औसत आगम वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। अब ये गिरता हुआ होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो AR क्या होता है, प्राइज होती है। प्राइज मतलब कि कीमत, और उसी कीमत पर मांग होती है। कीमत गिरती जाती है। अब देखिए इस तरफ क्या हो रहा है, कीमत कम होती जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो जो मांग है, जैसे मान लीजिए ये कीमत यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो मान के चलें Q यहाँ पर मांग हो रही है, और यदि कीमत घटती जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, यहाँ पर Q1 पर आ जाएगी। इस प्रकार से ये अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये व्यवहार करता है। तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है कि मांग वक्र या औसत आगम वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, और जो औसत आगम वक्र रहता है उसकी तुलना में जो सीमांत आगम रहता है, सीमांत आगम वक्र रहता है, वह ज़्यादा गिरता है, कि उसका जो रेट रहता है, गिरने का रेट रहता है, वह अधिक रहता है AR वक्र से। तो ये हमने इस प्रकार से ग्राफ बना देना है। सिंपल सी 2 लाइन खींचेंगे, AR बराबर AD कर देंगे, MR कर देंगे। यहाँ पर हम कीमत और AR को प्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर मांग को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यवहार करेगा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और ठीक इसी प्रकार से व्यवहार करता है ये एकाधिकार बाजार में। तो एकाधिकार बाजार में भी इसी प्रकार से लिख देंगे हम, मांग वक्र या औसत आगम वक्र ऋणात्मक ढाल वाला बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ये हमने लिख दिया व्याख्या के रूप में। उसके बाद सेम ग्राफ हमें बताना है। जो चीज़ हमने यहाँ पर समझा दी है वही चीज़ यहाँ पर समझा देंगे कि कीमत अधिक रहेगी तो यहाँ पर मांग मान के चलिए Q चल रहा है, और कीमत जैसे ही कम होती जाती है तो मांग बढ़ती जाएगी। कहाँ से, 0 से। इस तरफ देखिए मांग क्या हो रहा है, Q1 पर आ गई है, मतलब कि बढ़ गई है। तो ये व्यवहार किस में है, एकाधिकार बाजार में, ये अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, और ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। हमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत एक ही रहती है, एक ही कीमत पर सभी उत्पादकों को अपनी वस्तु को बेचना होता है। तो कीमत एक रहने पर जो डिमांड ग्राफ बनता है, जो मांग वक्र बनता है, वह एक्स अक्ष के समांतर बन जाता है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में जब कीमत कम होती जाती है तो मांग बढ़ती जाएगी और कीमत कम होती जाएगी। यदि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। जो मांग का नियम है वो अपूर्ण प्रतियोगिता में लागू होगा, और ठीक उसी प्रकार से एकाधिकार बाजार में भी ये लागू होगा। ये 3 अंतर के आधार कंप्लीट हो गए हमारे। अब चलिए चौथे पर हम चलते हैं। चौथा है फर्मों का प्रवेश एवं बाहिर्गमन। इस चीज़ पर भी हमने चर्चा की हुई है कि किस जगह पर, कौन से बाजार पर फर्में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं और कौन से बाजार में फर्में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो यदि हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बात करें तो फर्मों का उद्योग में प्रवेश व बाहिर्गमन कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। अब जैसे हम टमाटर का उदाहरण लेकर चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान अपने खेत में टमाटर उगा सकता है और बाजार में बेच सकता है। उसे किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सरकार के पास किसी प्रकार की फर्म नहीं डालना है। तो यहाँ पर क्या है, फर्मों का, उद्योगों का जो प्रवेश है वह स्वतंत्र है, किसी प्रकार की इसमें बाधा नहीं है। अब यदि हम अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात करें तो फर्मों का उद्योग में प्रवेश व बाहिर्गमन कैसा होता है, कठिन होता है, क्योंकि इसमें निवेश भी करना होता है और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उससे भी प्रतियोगिता करनी होती है। तो एक प्रकार से कठिनाई यहाँ पर आती है। और एकाधिकार बाजार में यदि हम देखें तो यहाँ पर जैसे सरकार, पेट्रोल का हम उदाहरण लेके देख रहे हैं, तो सरकार इसमें पूर्ण नियंत्रण किए हुए है। अब सरकार नियंत्रण किए हुए, तो सरकार सभी के कल्याण की सोचती है, जो जनता है देश की, सभी का उसको ध्यान रखना है, तो उसके अनुसार वह कीमत का निर्धारण करती है। तो दूसरी फर्मों के प्रवेश पर इसने एक प्रकार से क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। कोई दूसरी फर्में अभी मार्केट में नहीं है, तो दूसरी फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं। किसमें, एकाधिकार बाजार में। अब यदि हम पेट्रोल का उदाहरण छोड़ दें, किसी और चीज़ पर बात करें, जैसे कि मान के चलिए कोई नई कंपनी है, उसने अपनी मेहनत से, अपने इंजीनियरों के द्वारा किसी नए फॉर्मूले ईजाद किया है
अब यदि वह फॉर्मूले का इजाद कर लिया है कि उस वस्तु का केवल वो ही निर्माण कर सकता है, इसके लिए वह पेटेंट का प्रयोग कर ले या फिर कॉपीराइट का प्रयोग कर ले, तो कोई दूसरी फर्म उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, उस वस्तु का निर्माण नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर हो गया। इसके बाद देखिए वस्तु की कीमत की स्थिति। अब ये तो हम यहाँ पर शुरू से समझते आ रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्में होती हैं वह कीमत का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकती हैं। कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है? बाजार में मांग के आधार पर। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्में बाजार कीमत को ग्रहण करने वाली होती हैं। जैसे हम टमाटर का समझ रहे हैं, तो टमाटर का जो रेट बाजार में चल रहा है, कोई भी उत्पादक आएगा तो उसी रेट पर टमाटर को बाजार में बेचेगा, उससे अधिक नहीं बेच सकता। उससे अधिक बेचेगा तो क्या होगा? उसकी बिक्री नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं, बाजार का पूर्ण ज्ञान। ये भी आप यदि नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। एक पॉइंट, छठा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि बाजार का पूर्ण ज्ञान कौन से बाजार में होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो लोग रहते हैं, जो क्रेता और विक्रेता रहते हैं, उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान रहता है। एक कीमत रहती है तो एक ही कीमत पर विक्रेता को बेचना होता है। अब यदि वह अधिक कीमत पर बेचेगा तो उसका माल बिकेगा नहीं, कम कीमत पर बेचेगा तो उसको लॉस होगा। इसलिए क्या होगा? जो कीमत बाजार में चल रही है उसी को वह ग्रहण करेगा। तो फर्में बाजार की कीमत ग्रहण करने वाली होती हैं। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखिए कीमत फर्म के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें क्या होगा? जिस भी उत्पादक को ये लगेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है बाज़ार में, तो वह कीमत को स्वयं नियंत्रित करता है और जो उसकी लागत है, लागत को ध्यान में रखता है, प्लस उसको कितना लाभ होना चाहिए, लाभ को ध्यान में रखकर वह कीमत को निर्धारित करता है। इसके बाद एकाधिकार बाजार में देखें तो वस्तु की एक ही कीमत विक्रेताओं से ली जाती है। अब पूरे बाजार में या पूरे देश में पेट्रोल की जो भी कीमत है वह सरकार के द्वारा ली जाती है। अब यदि आप समाचारों में देखते हैं, न्यूज़ टीवी पर देखते हैं, तो आपको मालूम होगा किसी राज्य में पेट्रोल की कीमत कम होगी, किसी शहर में कम होगी, तो वो अंतर आ जाता है टैक्स के अनुसार। जितना टैक्स लग जाता है तो कीमत बढ़ जाती है, जितनी लागत आ जाती है, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट की लागत उसमें जुड़ गई है, फिर सरकार का टैक्स जुड़ गया है, इस कारण से क्या होती है? कीमत में परिवर्तन हो जाता है। अन्यथा सरकार के द्वारा जो पेट्रोल मुहैया कराया जाता है उसकी कीमत क्या रहती है? समान रहती है। जो विक्रेता रहते हैं वो समान कीमत लेते हैं। चलिए, ये क्या हो गया है हमारा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार। इन तीनों में हमने अंतर कर लिया है। अंतर के 5 आधार हमें याद करके रखना है। क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या, दूसरा वस्तु की प्रकृति, तीसरा मांग वक्र की स्थिति, फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन और वस्तु की कीमत की स्थिति और बाजार का ज्ञान। एक पॉइंट और यदि आप जोड़ना चाहें तो वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए फाइनल नोट्स के तौर पर इसको भी आप अच्छे से सहेज कर रख सकते हैं, तो आपको आगे ये बहुत काम आएगा। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर अंत करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।